आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सभा में। तो आज हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 12वीं कक्षा विषय राजनीतिक विज्ञान के लेटेस्ट 2023-24 में CBSE द्वारा रिलीज़ नवीनतम यानी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित सिलेबस को पूरा करेंगे। और यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं सेम ऐसा हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स तीनों विषय को अच्छे से लेकर जाऊंगा। जो उन्होंने पैटर्न में जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको CUT में भी हेल्प मिलेगी और दूसरे एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिटर्न में तो आपको मिलेगी जो आप बोर्ड में लिखने जाओगे 2024 के बोर्ड में। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है दो ध्रुवीयतागान एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मतलब सिंपल क्या है, दो ध्रुवीयतागान, जिसमें CBSE ने क्या करा है, पहले भी उन्होंने दो टॉपिक आपके काट रखे थे, जिसमें से पहला था शीत युद्ध का दौर, एरा ऑफ कोल्ड वॉर, एंड तीसरा चैप्टर था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व यानी हेंगेमनी ऑफ अमेरिका इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो जो CBSE ने भी नवीनतम के अकॉर्डिंग दिया, जिसमें क्या है दो ध्रुवीयता का अंत। तो चैप्टर का नाम ये रहा, जैसे मेरी संस्था है ज्ञान सभा और बच्चे मुझको बिट्टू भैया कहते हैं, तो वही बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ CBSE। अब देखिए CBSE ने इस बार इनमें दिया क्या क्या है, मतलब फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए, ये सब टॉपिक्स में क्या है, सोवियत संघ प्रणाली, गोर्बाचेव विखंडन, सोवियत संघ विखंडन और के कारण और परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। शॉक थेरेपी और उसके परिणाम आ जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन, पर ऊपर वाला है कि रिपीटेटेड क्वेश्चन है। सोवियत संघ विखंडन के कारण वो पूछते हैं, कभी आपसे 6 नंबर में 3 पॉइंट पूछ लेगा और कभी सीधे कहता है कि विखंडन का कारण बताया, जहाँ पे आपको 6 पॉइंट ही लिखने हैं। विश्व राजनीति में नवीन क्षेत्र जैसे रूस, बाल्कन और मध्य एशिया, ये 3 राज्य जो आए, जिसमें आपने पहले ही पढ़ा होगा बाल्टिक, बाल्कन और मध्य एशिया। इसमें रूस को उन्होंने एक विशेष रूप से दिया है, तो रूस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर देंगे, ज़्यादा बल दे देंगे। भारत का संबंध रूस और पाश्चात्य साम्यवादी देशों को जाता है। वो साम्यवादी देश जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो रूस तो है यहाँ, जिसको हम भूतपूर्व सोवियत संघ कहते हैं, और साम्यवाद का मतलब सिंपल क्या, जिसमें एक और देश पाश्चात्य में चीन, जिसको हम चीन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक कम्युनिस्ट देश है जहाँ पे माओ की व्यवस्था आ गई थी। आगे आते हैं, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ प्रणाली ने सोवियत सिस्टम, जिसमें देखिए क्या, सोवियत सिस्टम की स्थापना कब की गई, 1917 में। जो वहाँ पे एक व्यवस्था थी, जो तानाशाही व्यवस्था थी, जार व्यवस्था को ख़त्म करके सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी क्रांति की गई और जिसको क्या कहा गया, सोवियत संघ प्रणाली कहा गया। ठीक है, तो जार व्यवस्था को ख़त्म करके 1917 में स्थापित नवीन व्यवस्था को साम्यवादी क्रांति द्वारा क्या कहा गया, सोवियत संघ प्रणाली कहा गया। आगे देखते हैं, इस क्रांति का जनक व्लादिमीर लेनिन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैसे अपने देश में महात्मा गांधी है ना, और अगर मैं जर्मनी की बात करता हूँ बिस्मार्क है, तो ऐसे ही रूस की क्रांति में उनके क्रांति के पितामह कौन थे, व्लादिमीर लेनिन, जो विशेष रूप से साम्यवादी श्रृंखला में दूसरे नंबर पे आते हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए। इनकी अभी कभी आप आगे बुक पढ़ोगे तो इनकी एक बुक है इम्पीरियलिज्म थी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने बोला था कि पूंजीवाद की सबसे उच्चतम जो शिखर है ना, वो कौन सा है, साम्राज्यवाद। जहाँ पे साम्राज्यवाद स्थापित होगा वहीं पे पूंजीवाद फला फूलेगा। तो ये पूंजीवाद के पूरे अगेंस्ट थे व्लादिमीर लेनिन, तो इन्हें कट्टर पूंजीवाद कहा जाता है कि पूंजीवाद के टोटल अगेंस्ट थे ये। और इसी व्यवस्था के कारण इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको क्या नाम दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी। और वो पार्टी जो पूरे संपूर्ण गतिविधि पर नियंत्रण रखती है, राज्य सबसे सर्वोपरि है उसके लिए। तो इस क्रांति उपरांत समाजवाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया, जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, USSR और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ मैं, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, समाजवाद, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समाजवाद वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट है, पर एक वास्तविक चीज़ आपका मैं बोलूँ तो जो सोवियत संघ है वो साम्यवाद को फॉलो करता है। दोनों वर्ड में थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब NCERT भी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट को समाजवाद ही कहते हैं, पर असलियत में जो है कम्युनिस्ट है, तभी यहाँ की पार्टी भी क्या है, कम्युनिस्ट। दोनों में सिर्फ इस लाइन का फ़र्क है कि दोनों तो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, पर समाजवाद जो है वो पूंजीवाद के साथ साथ चलने के में सक्षम है, लेकिन साम्यवाद नहीं चल सकता। साम्यवाद पूर्णतः पूंजी का विरोध करता है।
ठीक है। तो और साम्यवाद जो है क्रांति पे विश्वास रखता है, वहीं समाजवाद समानता और अहिंसा पे विश्वास रखता है। आगे देखते हैं। यह क्रांति मुख्य रूप से पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूंजीवाद विचारधारा का विरोध किया गया था व्लादिमीर लेनिन द्वारा। आगे आते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन साधन पर बोला था ना, सबसे सर्वोपरि कौन है? स्टेट। स्टेट इज़ द ऑनर ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी। जो स्टेट है वो ऑनर है सभी प्रकार की एक्टिविटी का। तो राज्य के का अधिकार है सभी प्रकार के उत्पादन के साधन 4 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये जो है उद्यमी ये यह है। तो ये 4 उत्पादन के साधन होते हैं। अगर हमें कभी भी उत्पादन करना है तो 4 चीज़ हमको चाहिए होती है। कौन कौन सी? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। और ये सब साम्यवादी क्रांति हुई तो इससे एक दुनिया का उदय हुआ जिसको क्या बोला गया? दूसरी दुनिया, ठीक है। दूसरी दुनिया का उदय हुआ जिसको साम्यवादी दुनिया कहते हैं। विश्व स्तर पे 3 दुनिया आई, जिसमें पहली दुनिया थी पूंजीवाद, जिसमें अमेरिका और क्या कहते हैं नाटो के देश शामिल थे। दूसरी दुनिया आई जिसके क्या बोला गया? साम्यवाद दुनिया, ठीक है, जिसमें वार्सा के देश शामिल थे। यानी संगठन है, पहले चैप्टर में अगर नहीं कटा था तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं। और तीसरी दुनिया कौन सी थी? तीसरी दुनिया थी नव स्वतंत्र देशों की, जिसको गुट निरपेक्षता कहा गया, जिसमें नए स्वतंत्र देश शामिल थे जो उस समय स्वतंत्र हुए, यानी 1947 के बाद के देश। अब इसके बाद आते हैं। इस क्रांति के पश्चात बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान रखना इसके की भी स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? वो व्यवस्था जिसमें लोग बहुमत में हो, मतलब बहुमत वाली व्यवस्था को बोल्शेविक कहा जाता है। और इन्होंने जो पार्टी स्थापित करी उसको क्या बोला गया? कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और ये जिसकी स्थापना किसने करी थी? व्लादिमीर लेनिन। इसी कारण इसको बोल्शेविक की क्रांति भी कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद है सोवियत संघ प्रणाली आपको समझ में आया होगा, जिसमें मुख्यतः व्लादिमीर लेनिन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी, राज्य के महत्व को बताया, है ना, और पूंजीवाद का विरोध करा। अब आगे आते हैं। जो सेकंड हेडिंग है, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विखंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब गोर्बाचेव जो थे वो 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और एक आखिरी राष्ट्रपति भी यही रहे थे जिन पे जो सोवियत संघ के विखंडन के जिम्मेदार थे। क्यों? क्योंकि इनकी नीति काफ़ी देरी से लागू हुई थी और इनके खिलाफ भी काफ़ी गुटबंदी हुई, है ना। इसी कारण इन पे सोवियत संघ के विखंडन का आरोप लगाया था, पेपर में आता भी। अब देखते हैं 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, यानी ये हेड बने किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने सोवियत विकास हेतु सामाजिक आर्थिक सुधार नीति आरंभ करी। अब ध्यान रखना, पेपर में आता है सामाजिक आर्थिक सुधार नीति किसने आरंभ करी? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। और इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनता है पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट। आप बोलोगे भैया पता नहीं कौन सा गाना है, तो गाना कोई नहीं है ये। पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट रूसी वर्ड है, जिसमें पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, यानी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को वापस से गठित करना। और ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन। जो सोवियत संघ केवल अभी व्यापार किससे स्थापित कर रही थी? केवल साम्यवादी देशों से, अपने देश तक नियंत्रित थी। अब उससे अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। जैसे चीन ने 1978 में क्या करा था? खुले द्वार की नीति को आगे बढ़ाया था। और पुनर्रचना का मतलब क्या होता है? केवल एक ही विचारधारा पर आधारित ना होकर अन्य विचारधारा का भी समावेशन करना, यानी इकोनॉमी में देखना, उसको रिव्यू करना और एक नया स्ट्रक्चर देना, यानी एक नया ढांचा देना, क्या कहलाता है? पुनर्रचना कहलाता है। और ग्लासनोस्ट का मतलब आपको मैंने बताया था, अपने इकोनॉमी को खोलना, अपने दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाना और अन्य देशों से क्या करना? व्यापार करना। तो रूसी वर्ड आता है पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन। अब आगे आते हैं। इनके खिलाफ गुटबंदी के कारण नीति लागू होने में देरी हुई और जिसके कारण बेटा सोवियत संघ का क्या हो गया? विखंडन हो गया। तो ये एक मुख्य कारण है सोवियत संघ के विखंडन का, कि इनके खिलाफ गुटबंदी हुई साम्यवादी पार्टी में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी में, और फिर जिसके पश्चात ये नीति अपनी समय पर लागू नहीं कर पाए और सोवियत संघ लगातार पिछड़ता गया। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन जो सोवियत संघ के प्रथम निर्वाचित यानी चुने हुए राष्ट्रपति बने, और इन्होंने ही क्या घोषणा करी? किसकी घोषणा करी? सोवियत संघ के विखंडन की। इन्होंने सोवियत संघ के विखंडन की घोषणा करी 3 बड़े गणराज्यों के साथ, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। सोवियत संघ के विखंडन का जिम्मेदार किसको बोला जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन घोषणा किसने करी थी? तो बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, येल्त्सिन। और विखंडन की घोषणा करी और ये विखंडन में 15 गणराज्यों में टूटा, जिसमें CIS में कितने शामिल हुए? केवल 12। 3 गणराज्य शामिल नहीं हुए थे। आगे देखते हो सोवियत संघ के विखंडन के कारण। अब पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आप लगा लो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। हथियार पर अधिक व्यय। अब देश में खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बल देना चाहिए, पर
जो सोवियत संघ था वो अमेरिका में शीत युद्ध से लड़ने के कारण वियतनाम में, अफ़गान में, अलग अलग जगहों पर हथियार पर इसने इतना व्यय करा जिसके पश्चात ये लगातार पिछड़ता गया और देश में जो लोग थे उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब अमेरिका से तकनीकी पिछड़ा पर सोवियत संघ में गोर्बाचेव की नीति देरी से लागू हुई, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण बहुत बाद में आया और अमेरिका उससे पहले ही पहुंच चुका था। अमेरिका ने परमाणु बम भी पहले बना लिया था। अन्य देशों पर हथियार देने और ख़रीदने में भी अमेरिका का सबसे आगे हाथ था, बेचने में भी। तो अमेरिका लगातार आधुनिकीकरण के दौर में सोवियत संघ से हमेशा आगे रहा और सोवियत संघ हमेशा पिछड़ा रहा, जो उसके विखंडन का कारण बना। रूस पर अन्य राज्यों की तुलना पर अधिक दिया। अब ये देखिए, रूस पर अधिक, अब मान लीजिए अपने देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जो अपडेटेड है एकदम। अब मान लीजिए हम दिल्ली पे ज़्यादा ध्यान दें, बाकी स्टेट पे ध्यान ना दें, तो संतुलित विकास खो देंगे। तो उसी तरह उसी दर्ज पर रूस पे संतुलित विकास नहीं हो रहा था, मतलब सोवियत संघ पे संतुलित विकास नहीं हो रहा था और सारी व्यवस्था किस पर टिक थी? रूस पर। तो अन्य जो गणराज्य थे, 14 गणराज्य, वो अपने आप को दमित महसूस करते थे। अब अगला आता है भ्रष्टाचार। अब देखिए ये भा ऐसे बना है, ठीक है, पर कंप्यूटर लैंग्वेज में ये आधा हो जाता है ना, जब रा नीचे लगता है तो भा आधा हो जाता है, तो ये आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, भ्रष्ट। और ये तो आदर्श आप पता ही है आपको, षटकोण वाला। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अब जहाँ पे नौकरशाह है, जहाँ पे सरकारी दायित्व ज़्यादा है, राज्य बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार स्वाभाविक है। तो इसी कारण यहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जिससे आम जनता दमित महसूस कर रही थी और जिसके फलस्वरूप सोवियत संघ का विखंडन हुआ। अगला, जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव। तो ऐसी व्यवस्था कौन सी भाई जहाँ जनता के प्रति जवाबदेही ना हो? यहाँ के लोग नौकरशाह से किसी प्रकार की सूचना चाहते थे तो वो उनको मिलती नहीं थी। तो इसी कारण ये जो पार्टी थी और साथ में व्यवस्था थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। अब अगला आता है कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही में आप क्या लिखेंगे कि एक लौती पार्टी थी जिसमें कुछ लोग खड़े होते थे, उनमें से एक को चुन लिया जाता था, यानी एक ही पार्टी है और ये सभी निर्णय लेती थी। अन्य पार्टी कोई वैकल्पिक सत्ता थी नहीं, कोई अन्य चुनाव व्यक्ति के पास था नहीं, लोगों के पास था नहीं। तो इसी कारण कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के कारण लोग जो थे और व्यवस्था जो थी वो शोषण से भरा हुआ महसूस करती थी, जिसके कारण क्या हुआ? सोवियत संघ का विखंडन हुआ। आगे देखते हैं खाद्यान्न का अभाव। अब एक देश में खाद्यान्न ही नहीं होगा तो लोग जिएंगे कैसे? अब सारे पैसे हथियार पे खर्च कर देंगे, तो खाद्यान्न का अभाव और इसी कारण सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन, जिसमें लोगों को खाने योग्य पदार्थ ही नहीं मिल रहा था। अब गोर्बाचेव की नीति का देरी से लागू होना, क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ गुटबंदी हुई कम्युनिस्ट पार्टी में, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे और इसकी नीति देरी से लागू हुई और इसको ही सोवियत संघ के किसका विखंडन का जिम्मेदार कहा जाता है। और लेकिन घोषणा किसने करी थी? बोरिस ने, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन ने। और आखिरी पॉइंट, लोगों की महत्वाकांक्षा पूरी ना होना। यदि जनता ही किसी शासन से खुश नहीं है तो साधारण से बात है कि वहाँ की लोग तख्ता पलट या व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करेगी। और बिल्कुल ऐसा ही सोवियत संघ में हुआ था कि जनता ने व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करा और जिसके पश्चात सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक से हम चालू करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो क्या हुआ था? तो ये बहुत सिंपल ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, नेक्स्ट में चालू करेंगे। उम्मीद है आपको सेशन, ये सत्र अच्छा लगा होगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि कुछ गलत ना हो, एक एक चीज़ टाइप करिए अपने हाथ से। बाकी यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं लगातार पॉलिटिकल साइंस तो आप पढ़ ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स और साथ साथ में हिस्ट्री के ऐसे ही कंटेंट हाथ से बना के लेकर आएंगे। सीरीज़ को यदि आपने अच्छा अप्रिशिएट करा तो लगातार मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के साथ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।